राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसके बारे में तमाम अफवाहें हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने आंगन में एक तालाब में मगरमच्छ पाल रखे थे और अपने दुश्मनों को उस तालाब में फेंक देते थे। जब भी उत्तर प्रदेश के नेताओं का जिक्र आता है तो अक्सर आंखों के सामने घूमने लगते हैं मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और राजा भैया जैसे चेहरे, जिन्हें सियासत का बाहुबली कहा जाता है। राजा भैया पर हत्या की साजिश, किडनैपिंग, लूट और घोटाले जैसे कई मामले हैं। इसके बावजूद राजा भैया बसपा की सरकार आते ही जेल में और सपा की सरकार आते ही बाहर होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में राजा भैया के राजनीतिक जीवन और उनसे जुड़े विवादों के बारे में विस्तार से जानेंगे। देश में बेशक राजे रजवाड़े और रियासतें खत्म हुए सालों बीत चुके हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की जनता आज भी कुंवर रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया को अपना राजा मानकर पूजती है। इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ राजा भैया और उनके परिवार की हुकूमत चलती है। अपनी दबंगई से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक खास जगह बनाने वाले राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को कोलकाता में हुआ। राजा भैया के पिता प्रतापगढ़ के भद्री रियासत के उत्तराधिकारी थे, यानी रघुराज प्रताप सिंह चांदी की चम्मच लेकर ही पैदा हुए। राजा भैया की पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद से हुई। सबसे पहले नारायणी आश्रम के महाप्रभु स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया। बाद में इलाहाबाद के ही स्काउट एंड गाइड स्कूल से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। लखनऊ यूनिवर्सिटी से राजा भैया ने ग्रेजुएशन की। राजा भैया को घुड़सवारी और निशानेबाजी का काफी शौक था। सियासत के इस बाहुबली की शादी बस्ती रियासत की राजकुमारी भानवी देवी से हुई। राजा भैया की तरह ही उनके पिता उदय प्रताप सिंह का कद भी प्रतापगढ़ में काफी ऊंचा रहा और वह हमेशा चर्चा में रहे। खासकर इंदिरा गांधी के शासन में उदय प्रताप ने काफी सुर्खियां बटोरी। दरअसल उदय प्रताप की रियासत यानी प्रतापगढ़ कांग्रेस की पारंपरिक गढ़ रायबरेली से बेहद करीब है और इसलिए इंदिरा गांधी की इस इलाके में खासी दिलचस्पी थी। 1974 में राजा भैया के पिता उदय प्रताप ने अपनी रियासत को एक अलग राज्य घोषित कर दिया। ये बात दिल्ली तक जब पहुंची, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तुरंत सेना की टुकड़ी प्रतापगढ़ भेज दी। कहते हैं तब से लेकर आज तक राजा भैया के परिवार की कांग्रेस से दूरी ही रही। कांग्रेस से अलगाव की एक अन्य वजह यह भी थी कि उदय प्रताप सिंह आरएसएस से जुड़े हुए थे। हालांकि राजा भैया के दादा बजरंग बहादुर सिंह जो पंत विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति थे और हिमाचल प्रदेश के दूसरे राज्यपाल भी रहे, उनका कांग्रेस से अच्छा तालमेल रहा। राजा भैया के शाही परिवार की राजनेताओं से हमेशा नजदीकियां रही हैं। इसलिए राजा भैया ने 26 साल की उम्र में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर दी थी। साल 1933 में पहली बार राजा भैया ने प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। उस वक्त कुंडा सीट पर कांग्रेस के नियाज हसन का दबदबा था। नियाज कुंडा से 6 बार सीट जीत चुके थे, लेकिन राजा भैया ने अकेले न सिर्फ नियाज को चुनौती दी बल्कि जीत भी दर्ज की। इसके बाद राजा भैया बीजेपी और समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री भी रहे। पहली बार कल्याण सिंह सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। समाजवादी पार्टी और भाजपा की सरकारों में राजा भैया की तूती बोलती थी, लेकिन मायावती के साथ उनके रिश्ते सामान्य नहीं रहे। मायावती और राजा भैया के बीच सियासी दुश्मनी की शुरुआत 1997 में होती है, जब मायावती भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी थी। उस वक्त भाजपा और बसपा में डील हुई कि वह भी 6-6 महीने मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। मायावती 6 महीने मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा कर चुकी थी, अब बारी भाजपा की थी। हालांकि मायावती सत्ता हस्तांतरित करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन सियासी दबाव में मायावती ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। फिर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ ही महीने में मायावती ने अपना समर्थन वापस ले लिया। ऐसे में भाजपा के लिए सरकार को बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। यहां एंट्री होती है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। राजा भैया ने भाजपा सरकार बचाने के लिए कांग्रेस और बसपा विधायकों को तोड़ लिया और कल्याण सिंह की सरकार बचाने में मदद की। कल्याण सिंह ने राजा भैया को फिर अपने सरकार में मंत्री बना दिया। यहीं से शुरू हो गई मायावती और राजा भैया के बीच की राजनीतिक दुश्मनी। एक बार फिर से कुछ ऐसी परिस्थिति 2002 में बनी, जब बसपा और भाजपा की सरकार थी। गठबंधन लगातार हिचकोले खा रही थी। ऐसे में राजा भैया ने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की। उन्हें इनाम देते हुए भाजपा ने मायावती की कैबिनेट से राजा भैया को मंत्री बनाने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, इसी साल भाजपा विधायक पूरन सिंह बुंदेला की शिकायत पर मायावती ने राजा भैया को आतंक निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार करवाकर जेल में भी डलवा दिया। इसके बाद मायावती ने राजा भैया की हवेली में पुलिस का छापा तक डलवा दिया। हवेली से काफी हथियार भी बरामद हुए। राजा भैया पर पोटा लगाया गया। पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट।
उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को भी अपहरण और धमकी देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद अक्षय को जमानत मिल गई, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह की दलीलें कई बार खारिज कर दी गई। हालांकि इसके बाद भी मायावती का राजा भैया के खिलाफ एक्शन जारी रहा। प्रतापगढ़ स्थित राजा भैया की रियासत की कोठी के पीछे 600 एकड़ में फैली तालाब को भी मायावती ने खुदवाकर उस तालाब को मायावती ने सरकारी कब्जे में ले लिया था और इसे भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार घोषित करवा दिया था और यही एक गेस्ट हाउस भी बनवा दिया था। कहा जाता है कि इस तालाब में नरकंकाल भी मिले थे, जिसके बारे में कई कहानियां बताई जाती हैं। कहा जाता है कि राजा भैया इसमें घड़ियाल पालते थे और अपने दुश्मनों को उसी में फेंकवा दिया करते थे। कहते हैं कि एक बार पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर से मिलने राजा भैया पहुंचे हुए थे। उसी दौरान लालू प्रसाद यादव भी वहां पहुंच गए। रघुराज प्रताप सिंह को लालू यादव से मिलवाया गया और फिर राजा भैया वहां से बाहर निकल गए। तब लालू यादव ने चंद्रशेखर से पूछा, क्या ये वही राजा भैया हैं जो अपने आंगन के तालाब में मगरमच्छ पालते हैं? फिर क्या, चंद्रशेखर ने भी राजा भैया को वापस अंदर बुलवा लिया और लालू यादव ने अपने ही अंदाज में राजा भैया से पूछ लिया, क्यों जी, ये मगरमच्छवा वाला बात सही है का? ये सवाल सुनते ही राजा भैया हंस पड़े। राजनीति का ये किस्सा बेशक एक मजाक हो, लेकिन इस तरह के विवादित सवालों में अक्सर राजा भैया घिरे ही रहते हैं। राजा भैया अगले 10 महीनों तक अलग अलग जेलों में बंद रहे। इसके बाद मायावती की सरकार 2003 में गिर गई। 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार सत्ता में आने के 25 मिनट के भीतर उनके खिलाफ सभी पोटा आरोप हटा दिए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पोटा आरोपों को खारिज करने से रोक दिया। अंततः पोटा अधिनियम 2004 में निरस्त कर दिया गया और अदालत ने रघुराज को रिहा करने से इनकार कर दिया। तमाम बवाल के बाद भी वह सरकार के समर्थन के कारण शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। फिर पुलिस अधिकारी आर.एस. पांडे, जिसने उनके घर पर छापेमारी का नेतृत्व किया, उनके खिलाफ प्रतिशोध शुरू किया। अंततः आर.एस. पांडे एक सड़क दुर्घटना में मारे गए, जिसकी जांच वर्तमान में सीबीआई द्वारा की जा रही है। 2005 में वह खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बने और उनके लंबित आपराधिक मामलों के बावजूद उन्हें राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली उच्चतम स्तर की सुरक्षा जेड श्रेणी सौंपी गई। साल 2010 में एक बार फिर से मायावती की सरकार के दौरान ही राजा भैया जेल की सलाखों के पीछे गए। इस बार उन पर पंचायत चुनाव में उम्मीदवार को धमकाने का आरोप लगा। हालांकि 2011 में वो फिर बाहर आ गए। 2012 में वो अखिलेश सरकार में मंत्री भी बन गए, लेकिन एक बार फिर 2013 में उन पर हत्या का आरोप लगा। राजा भैया का नाम प्रतापगढ़ के डीएसपी जिया उल हक के मर्डर केस में आया। इस घटना के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। मामले की सीबीआई जांच हुई और सीबीआई ने राजा भैया को क्लीन चिट दे दी, लेकिन डीएसपी की पत्नी ने केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल किया और सीबीआई ने एक बार फिर से इस मामले की जांच शुरू की। रघुराज प्रताप सिंह पर अब तक 47 केस दर्ज हो चुके हैं। इनमें से कई मामलों में उन्हें क्लीन चिट भी मिल चुकी है। कई मामले अब भी उन पर बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका राजनीतिक कद कभी छोटा नहीं हुआ। राजा भैया अक्सर अपनी दबंगई को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। राजा भैया ने अपने पैतृक स्थानीय विधानसभा क्षेत्र कुंडा उत्तर प्रदेश से एक स्वतंत्र एमएलए भी बने। प्रतापगढ़ क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ पड़ोसी बिहार में कुछ विधानसभा क्षेत्रों पर भी उनका काफी प्रभाव है। उनकी दबंगई के चर्चे इस तरह के हैं कि जिस जगह पर उनका प्रभाव होता है, वहां चुनावी रैलियों में कोई विपक्षी नेता उन पर हमला नहीं करता है। दबंगई के कारण राजा भैया का विवादों से भी बहुत पुराना नाता है। 2018 में रघुराज प्रताप सिंह ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नाम से अपनी पार्टी बनाई और 2022 में पहली बार इस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतरे। राजा भैया की पार्टी को कुंडा के अलावा इस बार बाबागंज की सीट में भी जीत मिली। हर बाहुबली नेता की तरह राजा भैया की भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बाकी अपडेट्स के लिए आप मॉलिटिक्स देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।